वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक सेल कैसे डिवाइड करती है, उसकी बेसिक नीड क्या होती है और सेल साइकिल की कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिनमें हमने G1 S G2 और M फेज के बारे में स्टडी करा था। फिर सेल डिवीजन के कौन कौन से टाइप से किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और कौन कौन सा जो डिवीजन है, चाहे वो माइटोसिस और मियोसिस हो, किन प्रकार की सेल्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो होगा उसी से कनेक्टेड होगा। इस वीडियो में हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे और कौन कौन सी स्टेजेस होती है माइटोसिस डिवीजन की, तथा प्लांट और एनिमल की माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो माइटोसिस जो टर्म है, सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और पेरेंट सेल में भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n होता है, और जो उससे बनने वाली डॉटर सेल्स होती हैं उसमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 2n होता है। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये जनरली वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस इस डिवीजन के थ्रू जो सेल नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो जेनेटिक मेकअप है वो बैलेंस रहता है। इसका मतलब ये है कि जो भी सेल होंगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी। माइटोसिस को हम इजिली मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो एपिकल पोर्शन होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, जैसे अनियन रूट टिप्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइटोसिस में एक बार रेप्लिकेशन होगा और एक बार सेग्रीगेशन हो, मतलब कि G1 फेज होगा, फिर S आएगा जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, G2 होगा जहाँ पे फिर ग्रोथ होगी, फिर M फेज आएगा जिसमें क्या होगा, प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो माइटोसिस में एक बार रेप्लिकेशन होगा और एक बार सेग्रीगेशन होगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा जो सेल साइकिल है उसमें दो फेजेस थी, एक माइटोटिक फेज थी या एम फेज थी, और दूसरा इंटरफेज थी। इंटरफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसमें तीन फेजेज आई थी, G1 S और G2। जबकि एम फेज में हमने देखा था कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में हमने देखा था कि ये साइटोप्लाज्म का या सेल का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में फोर डिफरेंट स्टेजेज आते हैं, जिसमें पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। जब कोई सेल इंटरफेज में होती है, जब सेल प्रिपरेटरी फेज में होती है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो सेंट्रियोल है वो G1 स्टेज में, इंटरफेज की G1 स्टेज में इसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, और डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी एस फेज में ये डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम इंटरफेज की दूसरे सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक हेलिकल क्वाइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, जिसको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। जो एम फेज है जो एम फेज है वो हमने बोला कि चार स्टेजेस में डिवाइड होती है। जो पहली स्टेज होती है, जो इंटरफेज के बाद जो पहली स्टेज आती है एम फेज की, उसको हम प्रोफेज कहते हैं। जो प्रोफेज होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस डिवीजन का, और ये मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो कहीं ना कहीं एक थिन फिलामेंटस अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। हम प्रोफेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अगर हम अर्ली प्रोफेज को देखेंगे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होने लगता है। जबकि जो सेंट्रोसोम जो डिवाइड कर चुका होता है, एस डुप्लीकेट हो चुका होता है एस फेज में, यहाँ पे वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है, और उससे माइक्रो स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगते हैं।
जो सेंट्रोसोम होता है ये केवल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है जिसको MTOC कहते हैं। फिर जब ये अर्ली प्रोफेज की बात हो गई, जब लेट प्रोफेज में सेल पहुंचती है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंसेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हिस्टोन प्रोटीन जो सिंथेसिस हुई होती है एस फेज में वो अपना काम करने लगती है और क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और वो चेंज होने लगता है क्रोमोसोम में। यहीं पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है प्लांट सेल में, जबकि स्पिंडल एपरेटस बनने लगता है एनिमल में। ये यही एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट के और एनिमल की माइटोसिस में। प्लांट में स्पिंडल फाइबर बनेगा जबकि एनिमल में स्पिंडल एपरेटस बनेगा। अब स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल एपरेटस में क्या डिफरेंस है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ देखें जो सेंट्रियोल जो देखिए तो अपोजिट पोल पे जा चुका होता है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीट तरीके से बन चुका होता है, क्रोमेटिन जो था वो क्रोमोसोम में चेंज हो चुका है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो मेटाफेजिक प्लेट पे आने की कोशिश कर रहा है। फिर प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है सेल डिवीजन की, वो होती है मेटाफेज। होता क्या है कि सेल में हमने देखा कि मूवमेंट होने लगा, जैसे मूवमेंट होता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक सेंटर पे आ जाते हैं जिसको मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर पे क्या होता है, क्रोमोसोम आके बैठ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर रिलीज हो जाता है। एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो जो स्पिंडल एपरेटस है वो सेंट्रोसोम की डिवीजन से बनता है, लेकिन प्लांट में जो सेंट्रोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। और जो प्लांट की जो मैकेनिज्म है वो अभी क्लियर नहीं है। ये बोला गया है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है उसका कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है, बट अभी ये क्लियर नहीं है। इसी स्टेज पे सेल क्या होती है, हमने देखा कि जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो गया है। तो हम इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो विजुलाइज हो रहा है। और इसीलिए मेटाफेज को हम बेस्ट स्टेज मानते हैं कैरियोटाइप के लिए, क्रोमोसोम के लिए। कैरियोटाइप में हम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होता है उनको हम 1 से लेके 23 नंबर तक उनको अरेंज कर लेते हैं। फिर साइज के अकॉर्डिंग उनको हम अरेंज कर लेते हैं, फिर हम उसको जो भी क्रोमोसोम होगा उसको हम स्टडी कर लेते हैं कैरियोटाइप में। तो कैरियोटाइप में अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट स्टेज जो होगी वो मेटाफेज होगी। मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो एनाफेज होती है। एनाफेज जो होती है वो शॉर्टेस्ट स्टेज होती है, माइटोसिस की सबसे छोटी स्टेज होती है। जहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट टूट जाता है और क्रोमोसोम क्या होगा, नंबर उसका डबल होता है। देखिए ये जो बीच से था ये टूट गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो कहीं ना कहीं डबल हो गया। और ये पूरा क्रोमोसोम था तो इसको क्रोमेटिड्स कहा गया था, क्रोमोसोम कहा गया था। लेकिन जब हाफ हो गया तो इसको इसी से बना, एक ही क्रोमोसोम से, तो इन दोनों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहने लगे। इस सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है अपोजिट पोल पे। देखिए अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, इनको कहीं ना स्पिंडल फाइबर इधर वाला खींचा दे रहा है सेंट्रियोल, और ये इधर वाला सेंट्रियोल इधर खींचे ले रहा है इनको। तो क्या होता है कि सेग्रीगेशन हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो सेग्रीगेशन है माइटोसिस में वो एनाफेज में होता है, इसी को डिसजंक्शन भी बोलते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम का शेप, वो किस शेप का है वो डिटरमाइन करना है अगर, तो हमें जो सबसे बेस्ट स्टेज होगी कि माइटोसिस की वो होगी एनाफेज, जिसमें हम जो शेप है क्रोमोसोम का उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे VL या I। लास्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, वो होती है टीलोफेज। ये एक प्रकार से रिवर्स होता है प्रोफेज की। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो रीअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगता है, कहीं ना कहीं ER भी रीअपियर होने लगता है। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इसी स्टेज पे टीलोफेज के लास्ट तक जो एक सेल जो थी वो दो डॉटर, पेरेंट सेल जो थी वो दो डॉटर सेल में फॉर्मेशन उसका
हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लियस डिवीजन था जिसको कैरियोकाइनेसिस बोला था वो हो जाती है। उसके बाद दो सेल अलग अलग हो जाती हैं और साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये एनाफेज में स्टार्ट होता है और टीलोफेज में एंड हो जाता है इसका। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। एनिमल्स में सेल फ्रो मेथड के थ्रू होता है जिसमें क्या होता है इन्वेजिनेशन के थ्रू क्लीवेज के थ्रू इन्वेजिनेशन होता है टूवर्ड सेंटर जिसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर में ही कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है। ये रिंग मायोसिन जो सेकेंड है, मायोसिन जो फाइबर होता है एक्टिन फिलामेंट का, मायोसिन सेकेंड उसको बोलते हैं। उसका यहाँ पे जो एनर्जी है वो फोर्स जनरेट करता है क्लीवेज के लिए कंट्रेक्टाइल रिंग के थ्रू। जबकि जो प्लांट में है उसमें हम सेल प्लेट मेथड के थ्रू साइटोकाइनेसिस होती है। जिसमें क्या होता हमें पता है कि जो प्लांट की सेल होती है वो रिजिड सेल वॉल होती है और रिजिड सेल वॉल जो होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाती। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें पता है कि जो गोल्जी एपरेटस होता है वो कहीं ना कहीं जो वेसाइकिल्स होती है उनको फॉर्मेशन करता है। ये वेसाइकिल क्या करती है आपस में यूनाइट होती हैं और बना लेती हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल का डेराइव्ड होता है, डेरिवेटिव होता है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है फर्दर ज्वाइन करके सेल प्लेट बना लेते हैं और ये सेल प्लेट पहले सेंटर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद पेरीफेरी की तरफ चली जाती है, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। जबकि यहाँ पे सेंटर में ही कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है एनिमल के केस में। जो इसी फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू प्री प्रोफेज बैंड बनता है जो कि डिटरमाइन करता है प्लेन जो है साइटोकाइनेसिस का प्लांट सेल में। अब यहाँ पे अगर हम समरी देखें सारे जो जो भी स्टेजेज हैं माइटोसिस की, तो एक साथ अगर हम समराइज करना चाहें तो हम अगर इंटरफेज के बाद जब सेल आती है तो उसमें क्रोमेटिन होता है। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था उसको क्रोमेटिन बोला गया था। उसके बाद जो सेंट्रियोल है वो कहीं ना कहीं उसका डुप्लीकेशन हो चुका होता है। जब प्रोफेज में आते हैं हम प्री प्रोफेज में तो जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज होने लगता है। फिर जो क्रोमेटिन है वो लेट प्रोफेज आते आते वो कंडेंस होने लगता है, कहीं ना कहीं हिस्टोन प्रोटीन इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर जो मेटाफेज आता है तो उसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर पे आके बैठ जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। अगर हमें किसी भी सेल में कैरियोटाइपिंग करनी है तो वो मेटाफेज स्टेज जो है वो बेस्ट रहती है। अगर अरेस्ट करना है सेल को तो मेटाफेज स्टेज में ही हम अरेस्ट करते हैं। फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज आते हैं जिसमें क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाता है क्रोमोसोम का और सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। उसके बाद टीलोफेज में जो जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ईआर की मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर होने लगता है और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनने लगता है एनिमल के केस में। जबकि प्री प्रोफेज बैंड बनने लगता है प्लांट के केस में। और सेल क्या होती है डिवाइड करने को सोचती है और फिर टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमारा जो माइटोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ पॉइजन है जो माइटोसिस डिवीजन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, एक बहुत वेल नोन नेम है कॉल्चिसिन का। ये एक एल्केलॉइड है जो कि इंटरफेयर करता है स्पिंडल फॉर्मेशन से माइटोटिक मेटाफेज में। तो हमें पता है कि एनाफेज जब आती है तो उसमें एनाफेज में सेल क्या होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स बनता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स से क्या होता है सेल क्या होती है सेपरेट हो जाती है, हाफ हाफ क्रोमोसोम हो जाता है और दोनों में बराबर क्रोमोसोम पहुंच जाता है जिससे क्या होता है उनका जो क्रोमोसोम नंबर वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम कॉल्चिसिन डाल देते हैं तो जो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है सेल और जब मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है तो एनाफेज में जो सेल होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती, जो जो स्प्लिट होना होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का वो नहीं हो पाती। और उससे क्या होता है सेल में कहीं ना कहीं पॉलीपोलाइडी आ जाती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रहना दो था 2n
और पता चला वो 4n हो गया, 3n हो गया या 6n हो गया। तो कॉलचिसिन क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंक्रीज कर देता है। क्या कैसे? जो स्पिंडल फॉर्मेशन को ब्रेक करके। इसको माइटोटिक पोजन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो सेल को अरेस्ट कर देता है मेटाफेज में, बाई प्रिवेंटिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है अल्फा और बीटा, जिसमें सब यूनिट्स होती हैं, उनका जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही जो हमारे स्पिंडल फाइबर हैं वो बनते हैं, और उनको ये रोक देता है। तो कहीं ना कहीं मेटाफेज में ये अरेस्ट कर रहा है। एक और केमिकल है जिसको कॉल्सिमिड कहते हैं, ये भी डीपोलीमराइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तभी ये डीपोलीमराइज करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को। इस कॉल्सिमिड को रिसर्च में, लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जब इसका लो कंसंट्रेशन होता है तो ये क्या करेगा, मेटाफेज स्टेज में सेल को ब्लॉक कर देता है। और हमें पता है कि हम मेटाफेज में कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम की कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी भी क्रोमोसोम की किसी भी स्टडी में कैरियोटाइपिंग करनी होती है, तो उस सेल को हम मेटाफेज में अरेस्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लो कंसंट्रेशन लेके कॉल्सिमिड का सोल्यूशन, जो केमिकल का, और उसको हम ट्रीट कर देते हैं। तो क्या होता है, हमें जो सेल होती है वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं हम उसकी कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन है, ये ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को। तो इसका भी बहुत यूज किया जाता है। अ, जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर हैं या और भी सारी चीज़ें हैं, उनमें साइटोकाइनिन का बहुत यूज किया जाता है, जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस कर देता है। अगर हम यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें माइटोसिस और मियोसिस की, तो कुछ डिफरेंस हैं माइटोसिस और मियोसिस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। क्या क्या डिफरेंस है? जो एनिमल्स में जो माइटोसिस सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। और ये देखा गया कि जो माइटोसिस है अगर एनिमल सेल में हो रही है, वो केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होगी। उसकी पोलाइडी है वो 2n होनी चाहिए किसी भी सेल की, उसी में माइटोसिस होगी। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन देखा गया, जो हनी बी होती है उसका जो मेल होता है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, वो हेप्लॉयड होता है। तो उस इसका एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी डिप्लॉयड सेल में होता है, हनी बी की जो ड्रोन है उसको छोड़ के। एनिमल माइटोसिस को हम एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है, या सेंट्रिक माइटोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल कहीं ना कहीं सेंटर से वो जो कंट्रेक्टाइल रिंग के थ्रू जो फरो बनता है वो सेंट्रिक होता है, इसीलिए सेंट्रिक भी बोलते हैं। और एनिमल के केस में स्पिंडल एपरेटस पाया जाता है। जो स्पिंडल एपरेटस है ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, और जो स्पिंडल एपरेटस है ये एनिमल सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में ही फॉर्म होता है। और क्या होता है, जब सेपरेट होना होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का, तो इसका बहुत 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 बड़ा रोल होता है स्पिंडल एपरेटस का। अगर हम प्लांट की बात करें माइटोसिस में, तो इसको सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने ऑब्जर्व करा था, और ये उन्होंने बोला, इसमें देखा गया कि ये हेप्लॉइड सेल में भी हो सकती थी और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती थी। जो प्लांट की माइटोसिस है उसको हम एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टर जो है वो एब्सेंट होता है। और एसेंट्रिक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम नहीं देखा गया प्लांट में। और इसमें स्पिंडल फाइबर होता है, ये एक एस्टर फाइबर होता है जो कि रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, क्योंकि सेंट्रियोल तो पाया नहीं जाता है इसमें, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, जो कि पेरीफेरी की तरफ क्या करता है, सेल को कहीं ना कहीं लेकर जाता है, और वहाँ पे सेल प्लेट बना देता है और सेल का डिवीजन करा देता है। अगर अगर हम एस्टर की बात करें कि एस्टर क्या है, जो सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज ये बना मिलके एस्टर बनाता है, जबकि एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर स्पिंडल एपरेटस बनाता है। और हमें पता है स्पिंडल एपरेटस जो होगा वो एनिमल में होगा, जबकि स्पिंडल फाइबर जो होगा वो प्लांट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned for the next video. If you like the video, please share with your friends. Thank you.